अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज 3 स्टोरीज लेके आपके सामने हाजिर हूं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। ये नहीं कह सकता कि बहुत खुशगवार हैं, लेकिन इसमें एक आध स्टोरी तो ऐसी है जो आपको सुन के बहुत ही खुशी होगी। लेकिन एक स्टोरी हमारी ऐसी है जो सुन के कम अज़ कम मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हमारे ही किसी बंदे की वजह से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहली स्टोरी जो हम लेके चलेंगे वो होगी जी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, और उन्हीं का एक बयान पाकिस्तान के गले पड़ गया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा के रख दिया है। एक ऐसी दलदल में दोबारा घसीटने की कोशिश है जहां से हम बहुत मुश्किल से निकले थे। ये डिटेल आपको बताएंगे कि ये क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक इंटरनेशनल साजिश स्टार्ट हो गई है इसकी वजह से। जो दूसरी बड़ी स्टोरी है वो है जी पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान और अमेरिका की डील हो गई है। ये डील क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको बताऊंगा कि वो क्या है। और जो तीसरी बड़ी स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि मोदी साहब फारिग होने जा रहे हैं। मोदी साहब के लिए मुस्तकबिल अब कोई अच्छा नहीं है, और जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि मोदी साहब की अपनी हरकतों की वजह से उनके साथ क्या हो चुका है। अब जानते हैं डिटेल से इन तमाम स्टोरीज को। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं अपना वीलॉग। सबसे पहली जो हमारी स्टोरी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। सबसे पहले तो जी मैं पीटीआई के हवाले से बहुत कंफ्यूज हूं। एक नेशनल लेवल की पाकिस्तान की जमात है, लेकिन ये इस तरह की काम या इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि जिसकी वजह से एक आम आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, क्या ये वाली चीज़ें करने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होना था। कभी IMF को ख़त लिख देते हैं जी कि इन्हें आप कर्ज ना दीजिएगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो डिपेंडेंट मुल्क है, जिसके अपने पास बहुत ज़्यादा पैसे मौजूद नहीं हैं। अगर मैं आम जुबान में बात करूं तो हम लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं हैं, और हमें कोई ना कोई एड या मदद चाहिए होती है। ये और बात है कि कल को अपने पैरों पे खड़ा होकर हम इस उधार से इन तमाम चीज़ों से ज़रूर अपनी जान छुड़ा सकते हैं, और उस ट्रैक पे इस वक्त हम चल भी रहे हैं। लेकिन होता क्या है जी कि IMF को कह दिया जाता है पाकिस्तान के मुतल्लिक, और उसके बाद एक ले दे होती है, बात ज़रूर होती है, लेकिन चीज़ खामोश हो जाती है। फिर कभी हमें पता चलता है कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई हो रही है, कभी पता चलता है जी कि पहिया जम हड़ताल हो रही है। बहुत सारी ऐसी कोशिशें होती हैं जिससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो सकता था। स्पेशली मुल्क से बाहर पाकिस्तान के खिलाफ अब पूरी कंपेन्स चलाई जाती हैं, आर्मी के खिलाफ पूरी की पूरी कंपेन्स चलाई जाती हैं, सोशल मीडिया भर दिया जाता है नफरत से, अवाम के दरमियान और आर्मी के दरमियान दरार डालने की पूरी कोशिश की जाती है, जिसके पीछे अगर हमें साफ अल्फाज में कहूं तो नजर कौन आता है? पीटीआई का सोशल मीडिया। अब मसला क्या होता है? गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी खेली जाती है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। एक साइड पे दिखाया जाता है कि जी हमें नहीं पता जी सोशल मीडिया वाले कौन है, दूसरी साइड पे उन्हें डिसओन भी नहीं किया जाता। कुछ लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे होते हैं उसे कहीं से देख के ये नहीं लग रहा होता कि ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं एक बड़े सूबे के, एक ऐसे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं कि जो रिसोर्सेज से भी भरा हुआ सूबा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे दहशतगर्दी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बिल्कुल अफगानिस्तान के हमसाये में है, बॉर्डर है वहां पे बहुत बड़ा, इसलिए वहां से दरअंदाजी बहुत होती है। इंडियन स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं वो वहां से उन्हें अंदर आना बड़ा आसान होता है। और जिसे कहते हैं ना कि वो पहाड़ी इलाका या वहां के रास्ते इस तरह के हैं कि वहां पे 100% रोकना मुमकिन नहीं हो पाता। और अपने जमाने में कुछ लोग भी ये ला के इन्होंने वहां पे बिठा दिए थे जो चैलेंज बन गए बाद में पाकिस्तान के लिए। लेकिन जी किस्सा मुख्तसर अगर हम करें तो हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 25 जुलाई को पीटीआई के जो इनका ऑफिशियल पेज है उन्होंने ये ट्वीट भी किया था, और उससे पहले इनकी मीडिया टॉक भी हुई थी जिसमें इन्होंने डायरेक्टली इल्जाम लगाया था पाकिस्तान की एजेंसीज पे। इन्होंने कहा था जी कि हम गिरफ्तार करते हैं दहशतगर्दों को और इन लोगों को छुड़वा लिया जाता है वाया जो है एजेंसीज जो है या आर्मी पे ये इल्जाम इन्होंने डायरेक्टली लगाया था। अब इनके अपने ऊपर भी ये इल्जाम है जी कि ये खुद भी दहशतगर्दों को बता देते हैं, और अगर एनालिसिस करें तो ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें खौफ भी होता है कि अगर मैं दहशतगर्दों के खिलाफ बात करूंगा तो इनकी पार्टी को या इनको वहां पे खतरा लाहक ना हो जाए। लेकिन वहां पे जो हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं रोज के बिहाफ पे, लगता है कि शायद इन्हें उस तरह का एहसास नहीं है। अपने इस बयान के अंदर इन्होंने ये भी फरमा दिया था, ये पीटीआई ने और गंडापुर साहब ने, इन्होंने कहा था जी कि जो भी आप लोग हैं ये आप लोगों के लिए अच्छे हैं, गुड तालिबान या बैड तालिबान की अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इन्हें अपने साथ भर्ती कर लें, या आप इन्हें जनाब कश्मीर में लड़वा लें। मतलब इस तरह की बात जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया सुनना चाहता है, और वही हुआ, इंडिया ने सुन लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF हम बोलते हैं, फैटफ जो है, उसमें भारत ने एक दरखास्त जमा करवा दी, और ये चार्जशीट उन्होंने बना के की कि गंडापुर साहब का इस बयान को लिया जाए। ये पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। अब इंटरनेशनली
पाकिस्तान को एक मुश्किल में फंसा दिया गया। 2022 में पाकिस्तान ने एफएटीएफ की तमाम शराइत पूरी की थी। ये सिर्फ 2022 में नहीं हुआ था, एक लंबे अरसे से होता आ रहा था। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर के अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करके हर तरह की कुर्बानी दे के एफएटीएफ से बहुत मुश्किल से निकला था। लेकिन आखिर में होता क्या है कि 2022 में हमें आके थोड़ा सा सुकून मिला कि चलें जी, ब्रीदिंग स्पेस हुई कि हम उसकी ग्रे लिस्ट से जो है ना निकल गए। अब हम उसकी ग्रे लिस्ट में नहीं है, मतलब वॉच लिस्ट में नहीं है। अब एफएटीएफ आप पे पाबंदी लगा देता है, अगर आप किसी भी इस किस्म की सरगर्मी में इन्वॉल्व होते हैं तो उस मुल्क पे फाइनेंशियल पाबंदियां लग जाती हैं। और 2022 में ये पाबंदियां पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट के बाद खत्म की थी। अब उसी एफएटीएफ में गंडापुर साहब के बयान को लेके चार्जशीट फाइल कर दी है पूरी की पूरी भारत ने, और इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान को जी दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाए क्योंकि ये तो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से क्या कहूं। हमारे ही एक सूबे के वजीर आला हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इस तरह का बयान या इस तरह की बात जो है वो पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान दे सकती है। और दूसरी बात, आपको सीटीडी डेवलप करने के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए करोड़ों अरबों रुपए मिले, वो कहां चले गए किसी को नहीं पता। आपने कोई काउंटर टेररिज्म वहां पे डेवलप नहीं किया। और अगर देखें तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी केपी में हो रही है और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार भी आप खुद हैं, आप वहां के वजीर आला हैं। अगर आपको यह लगता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको वजीर आला वहां का होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मुल्क का हिस्सा हैं। इस मुल्क का हिस्सा होते हुए आप ही का कोई बयान, आप ही की हुई कोई बात अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है बड़ी हजीमत का सामना करवाया है। और अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान होता है या नहीं होता। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने जो अपनी एफर्ट्स की थी, एफएटीएफ भी कोई पागल नहीं है, उन्होंने भी जब पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट से निकाला था तो उन्होंने तमाम चीजें चेक की थी कि कोई ऐसी चीज नहीं रह गई कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा सके। लेकिन पाकिस्तान के किसी अपने बंदे का बयान, और बयान भी इतना कमजोर और फजूल किस्म का कि जिसमें कोई हकीकत नहीं थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल ग्रज निकाला गया था। क्योंकि जब से फाटा जो है वो मर्ज हुआ है बाकी केपीके के अंदर, तब से बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जो वहां पे खुश नहीं थे, जिन पे बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनकी वहां पे, अब मैं अगर खुल के बात करूं तो रोजी वाबस्ता थी या पैसे कमा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो वो एलिमेंट इन चीजों से वहां पे खुश नहीं थे। वहां पे जो दहशतगर्द आराम से पनप रहे थे उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। वहां पे एक कबायली निजाम है, उस कबायली निजाम को भी संभालना एक मसला होता है। इन तमाम चीजों को अगर इकट्ठा करें तो अली अमीन गंडापुर साहब को इन्हीं चीजों को संभालना था, इन्हीं चीजों को ठीक करना था। तो अपनी नालायकी आप कभी भी पाकिस्तान की स्टेट पे नहीं डाल सकते। अगर वहां पे दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही है तो सबसे पहले आके आपको बात करनी चाहिए वफाक के साथ कि मिलकर कोई प्लान बनाएं, ना कि आप कोई ऐसी बात कर दें कि आपके वफाक के खिलाफ लोग प्लान बनाना शुरू कर दें। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब की यह स्टोरी थी, बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है। और जिसे कहते हैं ना कि बड़ा दिल दुखा है ये देख के जी कि हमारे ही किसी बंदे का बयान उठा के हमारे ही खिलाफ इंटरनेशनली यूज हो रहा है और पीटीआई पे मुसलसल इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। तो मेरी नजर में तो पीटीआई पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं जिसका अब इन्हें जवाब देना होगा कि सिर्फ आप ही के किए हुए काम पाकिस्तान के गले क्यों पड़ते हैं। अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। वो ये है जी कि मोदी साहब जो हैं वो हो गए हैं जी फारिग। अब मोदी साहब को मैं क्यों कह रहा हूं जी फारिग हो गए हैं, मोदी साहब के हालात ये हैं जी कि वो जिसे कहते हैं ना कि अब बड़े ही एक अजीब सी वो मिसाल है कि ना घर का ना घाट का, वो वाला कुछ हिसाब हो चुका है उनका। क्योंकि अपने घर में जहां वो बैठे हैं वहां उन्हें अपोजिशन नहीं छोड़ रही है और जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 29-30 मरतबा ये कह दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया की सुलह मैंने करवाई थी। अब मोदी साहब ने लोकसभा में खड़े होकर 1.25 घंटे की तकरीर की, लेकिन उन्होंने एक दफा भी ये नहीं बोला या एक दफा भी ट्रंप की बात नहीं की कि ट्रंप गलत कह रहे हैं। अपनी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से वो कहलवाते रहते हैं लेकिन वो खुद ट्रंप के खिलाफ बात नहीं करते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी मोदी साहब जो आप इतने डरे हुए हैं। अगर वाकई ऐसा नहीं हुआ था तो आप ट्रंप को कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो आप छुपाना चाह रहे हैं। ट्रंप साहब पे तो ये भी एतबार नहीं है कि किसी दिन अगर ये बिल्कुल ही मुकर जाते हैं तो पता चलेगा कि वो कॉल ही उठा के सुनवा दें कि ये देखें जी इंडियंस ने मुझे कॉल करके क्या कहा था। तो इन्हें शायद बहुत सारे डर हैं कि इनके सबूत उनके पास मौजूद हैं, इसलिए मोदी साहब खुद डायरेक्टली आके नहीं कह रहे। एक जमाने में इन्होंने कहा था जी कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो अब की बार ट्रंप सरकार आ तो गई लेकिन ट्रंप सरकार ने मोदी सरकार की तबीयत साफ करके रख दी। तो मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इंडिया को और रशिया को डेड इकोनॉमीज कहा कि आप अपनी डेड इकोनॉमीज को जहां ले जाना चाहते हैं ले जाएं। इसके ऊपर भारत में गुस्सा भी बहुत है, लेकिन हुआ क्या जी, राहुल गांधी साहब जो है, राहुल गांधी जो उनके अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी।
उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई हमारी डेड इकोनॉमी है, ये अडानी और अंबानी की इकोनॉमी है जो मोदी के दोस्त हैं और मोदी ने इन्हें फलने फूलने का मौका दिया हुआ है। भारत तरक्की नहीं कर रहा, सिर्फ उसके दोस्त तरक्की कर रहे हैं और जो नंबर्स दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जाली हैं। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि ये इकोनॉमी को रियल इकोनॉमी नहीं है, वाकई डेड इकोनॉमी है। और उन्होंने ये हिमायत का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप की, और मुसीबतें खड़ी हो गई मजीद मिस्टर मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा रहे थे। रोज कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का कर देते हैं कि जिसके बाद वो फंस जाते हैं। अब इसका अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए कि क्या ये मोदी के खिलाफ है ट्रंप या भारत के खिलाफ है, तो ऐसा लगता है कि ये मोदी के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है। भारत से तो वो डील करना चाह रहे हैं, इसी के लिए आर्म ट्विस्ट भी हो रहा है। हो सकता है पाकिस्तान भी इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हो, पाकिस्तान का नाम भी इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मोदी सरकार उन्हें काबिल कबूल नहीं है, ये नजर आ रहा है। उसकी वजूहत आपको बताते हैं जी। एक तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने जी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ओथ लिया या नया नए जैसे ही वो इलेक्ट हुए थे, तो पता चला उसके बाद कि असला खरीदने की उन्होंने बात की। मोदी साहब ने अमेरिका का दौरा किया और जब असला खरीदने की बात हुई तो मोदी साहब ने तो वहां तो हाँ कर दी, लेकिन वापस आकर ये मुकर गए, इन्होंने अमेरिका से असला नहीं खरीदा। दूसरा जी कि जंग में सुलह का क्रेडिट वो नहीं देना चाह रहे कि पाक इंडिया की जो जंग हुई उसके अंदर सुलह का क्रेडिट पाकिस्तान तो दे रहा है, लेकिन इंडिया मुसलसल कह रहा है नहीं जी हम दोनों मुल्कों ने आपस में किया था, ठीक है जी। और पाकिस्तान कह रहा है नहीं अमेरिका ठीक कह रहा है। तो अमेरिका को कौन सी बात अच्छी लग सकती है? एक बात फॉर श्योर है कि अगर अमेरिका का किरदार अंदर शामिल नहीं था तो सबसे पहली ट्वीट जंग बंदी की डोनाल्ड ट्रंप की कैसे आ गई? उन्हें कैसे पता चल गया जी कि जंग बंदी करने लगे? और उसके बाद जब भारत की बात आती है, भारत के ऊपर प्रेशर आता है, तो कुछ दिन ये खामोश रहते हैं और उसके बाद कभी वो विक्रम मिस्री के जरिए बोलना शुरू कर देते हैं, फिर इन्होंने जयशंकर के जरिए भी बयान दिलवाना शुरू कर दिए कि नहीं हम दोनों मुल्कों ने खुद किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हकीकतन क्या हुआ था। उन्होंने जहाज तक का बता दिया गिरे थे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक करके ना वो प्याज की वो तहें जो है ना वो खोलते जा रहे हैं। और मोदी साहब को इसी चीज का डर है कि कोई ऐसी चीज पे वो फंसे हुए हैं कि जिसकी वजह से वो खुल के बोल नहीं पा रहे। अब आप एक चीज और कॉमन सेंस की है कि अगर कश्मीर का मसला, पानी का मसला डिस्कस नहीं होना था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का नाम क्यों लिख दिया था कि अगली कोई मीटिंग पाकिस्तान और इंडिया की हो सकती है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकती है और उसमें कश्मीर भी डिस्कस हो सकता है। जितने भी ट्वीट्स थे उनके अंदर कश्मीर का नाम आ जाना, जिसमें इंडिया पे आग लग गई थी। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो उनका अंदर का रिस्पॉन्स था, जो एक जहर उन्होंने भरा हुआ है अपने लोगों में, और वहीं से वो जब उबलता है तो वो ये घबरा जाते हैं, ये डर जाते हैं कि मैं इसका रिस्पॉन्स क्या दूं, तो वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि भाई ये तो कोई झूठों से भरी हुई एक गवर्नमेंट है, सारी अजीब सी कौम है। अब ये ब्रिक्स में शामिल हो गए जी। ब्रिक्स जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अमेरिका की पॉलिसीज़ के या अमेरिका के मफादात के खिलाफ एक तंजीम बनाई गई है, तो उसके अंदर भी इंडिया शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल भी अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। रशिया से ऑयल ख़रीद लेते हैं और रशिया के मुतल्लिक उन्होंने रोका था जी कि कोई भी ऑयल नहीं ख़रीदेगा उनसे। और उसके बाद जी क्या होता है जी कि असला भी उन्हीं से ले रहे हैं, जहाज़ों की बात भी उनकी उन्हीं से चल रही है। हाँ, एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है जी कि शायद थोड़ा सा डर पड़ा अमेरिका का। यह क्या हुआ, अब से तकरीबन कोई एक हफ़्ता पहले जो 4 बड़ी कंपनीज़ हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वहाँ की भारत की, उन्होंने रशिया को ऑर्डर देना बंद कर दिया था। और ये कुछ अरसा पहले ये एक धमकी आई थी अमेरिका की तरफ से और उसके बाद ये रिएक्शन दिया गया था। लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वाकई आया इसी वजह से ये बंद किया गया था या कोई और वजूहात थी। लेकिन इस वक्त इंडिया इधर उधर भाग रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि रास्ता कौन सा निकाले कि जहां से वो अपनी जान छुड़ा सके। डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली वो पंगा ले नहीं सकते। मोदी किसी चीज पे बुरी तरह से फंसा हुआ है और उसका गला दबा के बैठ गया है इस वक्त राहुल गांधी, जो उसे कहीं से भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जी ये स्टोरी थी हमारी डिटेल से जो हमने आपको बताई सारी मोदी साहब के हवाले से। मोदी साहब अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बदमाशियों की वजह से जो उन्होंने क्रिएट कर ली थी दुनिया के अंदर, कनाडा के अंदर हमले करवा रहे हैं, अमेरिका के में हमले करवा रहे हैं, यूरोप में हमले प्लान करवा रहे हैं, बाकी ममालिक के अंदर जी वो लोगों को मरवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब दुनिया ने टेबल पर काउंट की तो उन्हें नज़र आ गया कि भाई जिस बदमाश को हम सपोर्ट कर रहे थे कि जैसे शायद चाइना के खिलाफ खड़ा करना था, वो तो शायद अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिले और कुछ फिर मोदी की अपनी जो एक पर्सनैलिटी है वो भी इस तरह की है कि मतलब उसे अपनी बात से मुकरने में कोई वक्त नहीं लगता और दुनिया पागल नहीं है। वो देख के बहुत आराम से जान लेते हैं कि किस बंदे पे एतबार करना है और किस पे नहीं करना। तो मोदी की जी बड़ी बुरी शामत आज आ चुकी है और इस वक्त उनके नसीब में एक ही चीज़ है जो बआसानी उन्हें मुयस्सर है और वो है गऊ कोला।
अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी, पाकिस्तान ने मार दिया जी छक्का। पाकिस्तान के शुरू हो गए हैं जी बहुत अच्छे दिन। पाकिस्तान की ट्रेड डील जो अमेरिका से है वो हो चुकी है। अभी तफसीलात कंप्लीट नहीं आई हैं कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने सक्सेसफुली डील कर ली है। अब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके भी पाकिस्तान के मुतल्लिक कहते हैं कि हमारी सक्सेसफुल डील हो चुकी है। फिर वो पाकिस्तान के मुतल्लिक कहते हैं जी कि वहां पे हम जो ऑयल है, जो तेल है, उसे भी तलाश करवाएंगे। उसके लिए हम कंपनीज जो हैं वो देख रहे हैं कि हमें किस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर जी उन्हें बहुत ही प्यार आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। अब इसमें एक और चीज़ भी हम जिक्र करेंगे कि हमें अमेरिका पे भरोसा नहीं है, लेकिन वो एक बाद में इस चीज़ को लेके चलते हैं। इससे पहले आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुना दूं। वो खबर ये है जी कि अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के जो ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स हैं वो दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। दुनिया में चौथे नंबर पे ऑफ शोर ऑयल रिजर्व जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उन्हें सिर्फ एक्सप्लोर करना है। अब एक्सप्लोर करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। अब इसके लिए कोई ना कोई मुल्क दुनिया में इन्वेस्टमेंट करेगा या कर सकता है। तो अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका एक लॉन्ग टर्म फायदा पाकिस्तान को बहुत हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बलोचिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल उनकी ये हमारी ऑयल वाली साइड पे अगर उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो ये जो भारत और इजरायली लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, स्पेशली कि पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए दहशतगर्दी करवा रहे हैं, तो जब अमेरिकन कंपनीज या अमेरिकन खुद यहां पे बैठे होंगे तो इन लॉबीज को या इन दहशतगर्दों को खुद ब खुद खामोश होना पड़ेगा या इनका स्केल बहुत छोटा होता जाएगा। क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब के बार हमला हुआ तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होगा, वो पाकिस्तान प्लस अमेरिका पे होगा। अमेरिका के मुफादात को भी साथ हर्ट करना पड़ेगा। अब जारी बात है कि बड़े जिनके मुफादात को आप हर्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी तबीयत तो फिर साफ होगी। और जिस तरह का बंदा डोनाल्ड ट्रंप है उसका कोई पता नहीं चलता, वो एक ही दिन में किसी को उल्टा लटका के रख दे। अब यहां एक डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रही है पाकिस्तान के मुतालिक कि हमें एतबार नहीं करना चाहिए अमेरिका पे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। ट्रैक रिकॉर्ड के तहत देखा जाए तो यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन इसके अलावा मौजूद है? क्या हम ये हमारे लिए सूटेबल है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऑपोजिट साइड पे खड़े होकर इंडिया का साथ देना शुरू कर दें? क्या हमें यह सूटेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर मुल्क अपना मुफाद देखता है। हम अमेरिका से डील करें या किसी और मुल्क से डील करें, तो क्या हम उस मुल्क का मुफाद देखेंगे? नहीं, हम अपना मुफाद देखेंगे। इसी तरह अमेरिका हमसे डील करेगा तो वो भी अपना मुफाद देखेगा। अब अगर पाकिस्तान के पास ये मिनरल्स और ये ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी और पैसे नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो अपना फायदा देख के ही आएगा, लेकिन हमारा फर्ज है कि उसके अंदर हमने अपना फायदा मैक्सिमम देखना है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा कहां हो सकता है। और आई एम श्योर कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी कमजोर या इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी को भी आने देगी और पाकिस्तान का घाटा करवाएगी। तो पाकिस्तान जो भी करेगा, जो भी डील करेगा, चाहे अमेरिका से हो या किसी भी मुल्क से हो, किसी भी मुल्क की कंपनी से हो, तो उसमें पाकिस्तान का फायदा इंशाल्लाह होगा ही होगा। अब अमेरिका से पाकिस्तान, ये हम कहते हैं ना, स्टेट लेवल पे मोहब्बत नहीं होती, स्टेट लेवल पे मुफादात होते हैं। और किसी भी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक तब होता है जब दोनों के मुफादात जुड़े होते हैं। तो इन मुफादात को जोड़ के ही अगर हम देखते हैं तो अमेरिका की जो पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी ही है। एतबार का फैक्टर बिल्कुल है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। पाकिस्तान से उन्हें सिर्फ काम था। अब की बार अगर उनके अपने स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए वो लॉन्गर टर्म में भी बहुत फायदा होगा। जबकि किसी के माली मुफादात आपसे जुड़े होते हैं तो खुद ब खुद वो इंसान या वो मुल्क जो है वो आपको इतनी आसानी से ये जल्दी छोड़ नहीं सकता, ये आपको नुकसान नहीं दे सकता। और इसी के अंदर जी अब चीन से दूरी की बात की जाती है कि शायद चीन से दूरी के लिए अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। तो एक बात और फॉर श्योर है कि चाइना को अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पे कोई एतराज नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं, टेस्ला टाइप हो गई है, इससे पहले आईफोन था, तो ये सब लोग, ये सब कंपनीज जो हैं इनकी फैक्ट्रीज चाइना में है। चाइना जब खुद अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो वो किसी और को क्यों रोकेगा? तब तक चाइना को एतराज नहीं हो सकता किसी भी चीज पे जब तक उसे यह ना लगे कि पाकिस्तान का कोई एक्ट उसके मुफादात को हर्ट कर रहा है। लेकिन इन दोनों मुल्कों के दरमियान में एतबार इस हद तक गहरा है कि ये दोनों मुल्क जानते हैं कि हम ट्रेड कर सकते हैं, दुनिया से इख्तलाफ भी रख सकते हैं, दुनिया से अच्छा सलूक भी रख सकते हैं, सब कर सकते हैं। बाकी दुनिया से क्या है, इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे पे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन इन्हें क्यों एतराज नहीं होता? इस बात पे यकीन है दोनों को कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के मफाद को नुकसान नहीं देंगे और ये दोस्ती कायम रहेगी। डॉक्टर विक्टर गाओ की मैं अक्सर मिसाल देता हूं, अनऑफिशियल स्पोक्समैन है चाइना के, और वो पाकिस्तान के मुतालिक खुल के आके बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे बहन भाई हैं। जब भी पाकिस्तान की टेरिटरी को खतरा होगा तो चाइना सीधा आके खड़ा हो जाएगा। तो पाकिस्तान
کے ساتھ چائنا کھڑا ہے اور چائنا کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی ملک دوسرے ملک کو نہ روک سکتا ہے, اور چائنا جیسا ملک جو ہمارا دوست ہے, جس کے لیے ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اس کے لیے کوئی اچھا ہو, اور چائنا بھی یہی سوچتا ہے پاکستان کے متعلق, تو لہٰذا یہ ڈاؤٹ بھی بالکل آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ چائنا کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی سازش کر کے چائنا سے پاکستان کو دور کر سکتا ہے. تو یہ تھے جی آج کی ساری ڈیٹیل. یقیناً آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.